अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए और कोई आपके फैमिली या आपके दोस्तों से पैसे मांगे आपका नाम लेकर और उसे वो पैसे मिल भी जाए, या आपको कोई ऑनलाइन हैरेस करे, कोई आपके बैंक, इजी पैसा या जैज कैश या किसी और वॉलेट का ओटीपी आपसे निकलवा ले और आपके वॉलेट्स को खाली कर दे, या आपका बैंक अकाउंट हैक करके उसे खाली कर दे, तो आप क्या करेंगे? बीइंग अ लॉयर एंड साइबर क्राइम एक्सपर्ट, मैं ये जानता हूं कि 95% पाकिस्तानियों का जवाब होगा कि कुछ नहीं होगा। और जब आप अपने करीबी लोगों से मशवरा करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब तक आप लॉ को नहीं जानते और आप सिस्टम पर बिलीव नहीं करते, तो यकीन जानिए आप शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। यकीन जानिए ये स्कैमर्स इसी वजह से खुलकर खेलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग साइबर क्राइम लॉ से अवेयर नहीं है। उनको नहीं मालूम कि वो कहां पे रिपोर्ट करे, उनको नहीं मालूम कि वो कैसे रिपोर्ट करे, और यही स्कैमर्स की कामयाबी का राज है क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको ये चीज अश्योर करता हूं एज ए लॉयर एंड एज ए साइबर क्राइम एक्सपर्ट, अगर आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आप लॉ पे बिलीव करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस जुर्म को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और मुजरम पकड़ा भी जा सकता है। और इसी अवेयरनेस पर्पस के लिए आज हम इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि साइबर क्राइम है क्या, और अगर ये आपके साथ हो जाता है तो इसे रिपोर्ट कहां और कैसे करना है, और किस टाइप का केस किस अथॉरिटी के अंडर आता है। मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कंप्लेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, 2016 के सेक्शंस और पनिशमेंट्स। और आपका सबसे ज्यादा सवाल जो मुझे एक पिछले शॉर्ट पर रिसीव हुआ, जो मैंने साइबर सिक्योरिटी की कंप्लेंट के हवाले से बनाया था और पोस्ट किया था, कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और एविडेंस डिलीट हो चुका है या एविडेंस आपसे गुम हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? और फिर मैं आपको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल टिप्स एंड अवेयरनेस दूंगा। और एक लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये वीडियो देखते हुए आपको कोई चीज समझ नहीं आती या आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होता है, तो फौरन उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे डायरेक्टली पूछिए। मैं आपको जल्द से जल्द उसका डायरेक्ट जवाब दूंगा। और अगर आपको मजीद पर्सनल कंसल्टेंसी की जरूरत हो, कोई ऐसी चीज जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे फेसबुक अकाउंट पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मेरे से फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल पर आते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। सिंपल लफ्जों में जो भी जुर्म कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाए उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि साइबर क्राइम जस्ट हैकिंग तक लिमिटेड है, लेकिन असल में ये बहुत जरा वाइड है, बहुत वास्ट है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। सोचिए कि आपको एक कॉल आती है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, कुछ वेरिफिकेशंस करनी है जिसके लिए आपका ओटीपी दरकार है, जो आपकी सिम पर, आपके मोबाइल पर आपको अभी रिसीव हुआ है। आप वो ओटीपी दे देते हैं और अगले 5 मिनट में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, यानी फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, और इसे पिका का सेक्शन 14 कवर करता है। इसी तरह जैज कैश या इजी पैसा का ओटीपी निकलवा कर या किसी और वॉलेट का ओटीपी निकलवा कर आपके पैसे लूटना भी इसी कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पे आती है ब्लैकमेलिंग एंड हैरेसमेंट। और आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या किसी भी और सोशल मीडिया या किसी भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको धमकियां देता है, आपकी फोटोज का मिसयूज करता है, आपकी पर्सनल डिटेल का मिसयूज करता है और आपको कोई धमकियां देता है, आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। ये हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग में आता है और पेका का सेक्शन 20 और 24 डायरेक्टली इसको डील करता है। सबसे सेंसिटिव क्राइम है हैरेसमेंट अगेंस्ट गर्ल्स। ये आजकल सबसे ज्यादा कॉमन और डेंजरस टाइप है साइबर क्राइम का। हमारी सोसाइटी में स्पेशली लड़कियां इसका टारगेट होती है। उनकी तस्वीरों को मिसयूज करके फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एडिटेड पिक्चर्स या वीडियोस बना के उनको वायरल करने की धमकी दी जाती है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी लड़की की को फेक न्यूड वीडियो या पिक्चर बना के
उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि सोचिए आप घर में बड़े सुकून से बैठे हैं और आपको व्हाट्सएप पे आपका एक डीप फेक वीडियो मिलता है और साथ धमकी दी जाती है कि ये कल सुबह तक वायरल हो जाएगी। ये सिर्फ हैरेसमेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है और पेका एक्ट के अंदर इसे एक बहुत सीरियस जुर्म माना गया। सेक्शन 20 किसी की ऑनलाइन इज्जत खराब करना, 3 साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 21 इमेजेस एंड वीडियो से किसी को ब्लैकमेल करना, 5 साल तक सजा और 50 लाख फाइन हो सकता है। सेक्शन 22 अगर विक्टिम माइनर हो, कम उम्र हो, तो ये सजा डबल है। और FIA के अंदर हैरेसमेंट एंड वुमेन रिलेटेड केसेस के लिए अलग फीमेल डेडिकेटेड स्टाफ होता है जो जस्ट इन केसेस को प्रायोरिटी पर हैंडल करते हैं। आती है हैकिंग एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। व्हाट्सएप हैक, आपका जीमेल हैक या आपके फोन का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। आपके कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड करना, आपकी ईमेल्स रीड करना या फिर आपका पर्सनल डाटा लीक कर देना, ये सब अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। सेक्शन 3 और 4 पिका एक्ट 3 साल तक जेल और जुर्माना है। फिर इसमें एक बड़ा टेक्निकल जुर्म आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी के पास आपके CNIC की कॉपी चली जाती है, किसी भी तरीके से चली जाती है, आपके CNIC का नंबर एंड अदर पर्टिकुलर्स उसके पास चले जाते हैं। वो आपके CNIC का यूज करके कहीं को लोन ले लेता है, कोई लोन अप्लाई कर देता है या कहीं और यूज कर लेता है, या वो आपके नाम से ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर कोई अकाउंट बनाकर आपके दोस्तों से पैसे मांगने लग जाता है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। सेक्शन 16 पीका एक्ट से कवर करता है 3 साल तक सजा और जुर्माना। फिर इसमें मैलिशियस कोड एंड फिशिंग ये जुर्म आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके फोन पे एक मैसेज आता है, क्लिक हियर एंड विन आईफोन, क्लिक हियर एंड विन सैमसंग नोट एंड इट इज से। अब उस पर क्लिक करते हैं और आपका सारा डाटा लीक हो जाता है। ये malware और फिशिंग अटैक है। सेक्शन 23 इसे डील करता है। फिर इसमें आता है साइबर टेररिज्म एंड हेट स्पीच। ये बड़ा खतरनाक है। ये वो कैटेगरी है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसी ऑनलाइन पोस्ट करता है जो वहां में दहशत फैला देती है या कोई किसी क्रिटिकल सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। सेक्शन 10 में ये कवर्ड है और इसकी सजा 7 साल तक है। तो दोस्तों, साइबर क्राइम जस्ट पैसा लूटना नहीं है, ये आपकी इज्जत, आपका डाटा, आपकी फैमिली और आपकी सिक्योरिटी का मसला है। अब असल सवाल आता है कि अगर आपके साथ इनमें से कोई भी जुर्म हो जाता है तो आपने रिपोर्ट कहां पे कर। तो हम इसका जवाब डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड मैं फिर कहूंगा, कोई चीज नहीं समझ आई, कमेंट आस्क मी, आई विल रिप्लाई। अब दोस्तों, मैं आपको प्रोफेशनली ये चीजें बताता हूं कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। अक्सर लोग मैंने इसी कंफ्यूजन का शिकार देखे हैं कि जी मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या FIA के पास जाऊं, क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आज मैं इस कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूं। FIA एंड NCCIA द मेन अथॉरिटी। FIA मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उसी का एक पार्ट है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी NCCIA। ये मेन अथॉरिटी है साइबर क्राइम केसेस पर। अगर आप व्हाट्सएप हैकिंग, बैंक OTP फ्रॉड, ब्लैकमेल या किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल क्राइम फेस करते हैं, उसका जुरिस्डिक्शन FIA NCCIA के पास है। ये एजेंसी सिर्फ शिकायत नहीं सुनती बल्कि फॉरेंसिक लैब्स, डाटा रिकवरी और प्रोसिक्यूशन तक का प्रॉपर सिस्टम चलाती है। इसका टोल फ्री नंबर है 1991। ये नेशनल नंबर आप किसी भी सिम से, किसी भी फोन से ये इजीली डायल कर सकते। इस्लामाबाद डायरेक्ट लाइन है 051-111-345-786। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की हेल्पलाइन 051-910-6691 और कंप्लेंट पोर्टल भी है complaint.fia.gov.pk। और अगर आपको ये लगता है कि आपके फोन पर कोई इफेक्टिव रिस्पांस नहीं होगा, मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट आपको इन पर्सन ऑफिस विजिट करना चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, तकरीबन सब मेजर सिटीज में इनके ऑफिसेज हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या पुलिस भी साइबर क्राइम केसेस को हैंडल कर सकती है? इसका जवाब है कि जी हाँ, पार्शली, किसी हद तक।
मतलब आपके साथ कोई केस होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसीजरल चीज आपको समझनी चाहिए। ये चीज मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जी और प्लीज तो दरखास्त देती कुछ नहीं बढ़िया, वो सानू अगे भेज रहे थे। आपको इस प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करना होगी। ये बिला वजह नहीं बनते। पुलिस आपका एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर लेती है, बट उनके पास इसकी इन्वेस्टिगेशन का हक नहीं है, बिकॉज इसके लिए एक और डेडिकेटेड इदारा है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। सो यू शुड मूव ऑन। पुलिस हमेशा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को ये केसेस फॉरवर्ड कर देती है, और यही वजह है जी कि वो लोग कहते हैं कि थाने से रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। भाई फायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली है। यू शुड फॉलो द प्रोसीजर। अब इस्लामाबाद पुलिस में एक स्पेशल डेडिकेटेड साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है, जहां 60 हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर डेडिकेटेड है इसके लिए। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो किसी भी थाने में चले जाएं, आपकी एफआईआर सीधी साइबर सेल तक चले जाएगी। पंजाब, सिंध, केपी की एंड बलूचिस्तान में अभी अलग साइबर विंग्स नहीं बने, लेकिन एसएचओ आपकी एफआईआर को जरूर रिकॉर्ड करता है। आप फर्स्ट स्टेप के तौर पर एसएचओ को कंप्लेंट दे सकते हैं अगर आप सीधा एफआईआर तक नहीं पहुंच पा रहे। अक्सर विक्टिम्स शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते, खासतौर पर लड़कियां हरासमेंट केसेस के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया है। आप एफआईआर कंप्लेंट पोर्टल complaint.fia.gov.pk पर जाएं। यहां पर आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जस्ट एक भरना है, जिसके साथ आपने अपने स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स और दीगर एविडेंस जो है वो लगा देना। और एविडेंस में आगे चल के आपको बताऊंगा कि एविडेंस इसमें क्या क्या चीजें नेसेसरी है। और जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट जमा करते हैं उसको हर एक केस को एक रेफरेंस नंबर अलॉट होता है, जो कि फ्यूचर फॉलो अप के लिए यूज होता है। अब कुछ कैटेगरीज के लिए अलग हेल्पलाइंस भी बनाई गई है। मतलब 1099 ये स्पेशली वुमेन हरासमेंट लीगल एड हेल्पलाइन है। 1098 ये चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन है। और जो पीटीए का कंप्लेंट सेंटर है, इसमें आप स्पैम कॉल्स, फेक सिम्स एंड अनवांटेड मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिए कि इन हेल्पलाइंस का काम सपोर्टिव है। असल केस की इन्वेस्टिगेशन फिर भी एफआईए और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी एनसीसीआईए ने ही करनी है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट मेरी टिप आपको यही है कि सबसे इफेक्टिव तरीका इन पर्सन एनसीसीआईए का ऑफिस विजिट करना ही है। आपने जस्ट एक रिटन कंप्लेंट जमा करवानी है, जिसमें अपना नाम, सीएनआईसी, एड्रेस एंड इंसिडेंट यानी केस और क्राइम की तफसीलात होती है। आप अपने सीएनआईसी की कॉपी और सबूत उसी कंप्लेंट के साथ, रिटन कंप्लेंट के साथ अटैच करते हो। ऑफिस आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या केस नंबर देता है। यही केस आपके फॉलो अप और केस क्रैकिंग की बेस बनता है। आप जितना जल्दी इन पर्सन अप्रोच करते हो उतना जल्दी आपके केस पर काम शुरू हो जाता है, स्पेशली अगर केस फाइनेंशियल फ्रॉड और ऑनलाइन हरासमेंट का हो। अब मैं दोस्तों आपको वो चीज बताता हूं जो सबसे ज्यादा लोगों को समझ नहीं आते कि एक एविडेंस क्या होगा और उसे इकट्ठा कैसे करना। मिसाल के तौर पर अगर आपको ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आए हैं तो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, मैसेजेस के भी और उस नंबर के भी जिससे आपको आए हैं। और उसके बाद आप जानते होंगे कि एसएमएस और व्हाट्सएप इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी होती हैं। मैसेज के साथ ही डेट एंड टाइम भी आ रहा होता है। ये चीजें भी आपने साथ में देनी है। अगर कोई बैंक फ्रॉड हुआ है तो ट्रांजैक्शन मैसेजेस, ट्रांजैक्शन स्लिप्स, एसएमएस अलर्ट्स और जिस कॉल या जिस ईमेल से आपको अप्रोच किया गया है उसकी टाइमिंग, उसके सारे पर्टिकुलर्स ये अपने स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो सबसे पहले जिस प्रोफाइल से हो रही है आपने उसका लिंक ले रहा है। चैट लॉग्स अगर हैं तो वो आप लें। कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को भेजी गई है तो उनको सेव करें, वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अगर आपसे ये डिलीट हो गया तो उसका तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन का बटन दबाना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपने सिंपली ये करना है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, ड्राफ्टिंग जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है कि आपने सिंपली अपने CNIC की कॉपी ले दी है। आपको एक रिटर्न कंप्लेंट तैयार करनी है जिसमें आपका फुल नेम, आपका CNIC नंबर, आपका एड्रेस एंड आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, इंसिडेंट की एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड प्लेस, मतलब आप कहां पे बैठे हुए थे जब आपको मैसेज आया, मतलब आपके साथ कौन बैठे हुए थे जब मैसेज आया, ये सारी चीजें आपने नोट कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट, अगर आपको किसी पे शक है, सस्पेक्ट है कोई, तो उसका अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें भी साथ में दर्ज करते हैं। यहां पे जो प्रोफेशनल टिप है वो ये है कि आपकी कंप्लेंट सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, इसमें एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें फजूल बातें नहीं होनी चाहिए, ये टू दी पॉइंट होनी चाहिए। और कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से आप तैयार करवा रहे हैं। अब इसको आप इन पर्सन दें, पोर्टल पर लगाएं, ईमेल करें, ये सारे काम आपने कर ले रहे हैं। अब इसके बाद आता है इसका फॉलो अप। जहां पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, इन पर्सन करवाते हैं, पोर्टल पे करवाते हैं, ईमेल पर करवाते हैं, आपको एक रेफरेंस नंबर जरूर दिया जाएगा, आपने उसको सेव करना है। कंप्लेंट के बाद एक ऑथोराइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर मजीद डिटेल्स की और मजीद एविडेंस की जरूरत होगी तो आपको फिर बुलाएंगे और आपने जाना है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं अब आपको धक्के मिल रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं, ये चीजें से निकाल दीजिए। जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाएगा, वो जो चीज आपसे पूछेगा, वो जो चीज आपसे मांगेगा, आप वो दीजिए। वो आपसे एविडेंस मांगता है, मजीद डिटेल्स मांगता है, आप दीजिए, ये आपका फर्ज है। और प्रोफेशनल टिप ये है कि हर 10 से 15 दिन के दौरान अपना रेफरेंस नंबर के साथ हेल्पलाइन पर कॉल करना, अपने केस की बाबत पूछना या इन पर्सन ऑफिस विजिट करना बहुत बेहतर रहता है। मतलब मेरा तजर्बा है कि जो लोग फॉलो अप करते हैं उनके केसेस ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो चुप बैठ जाते हैं उनके केस मंथ्स तक पेंडिंग रहते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो नंबर 1, एविडेंस कलेक्ट कीजिए, कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन, ईमेल, हेल्पलाइन या इन पर्सन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, अपना रेफरेंस नंबर लीजिए और उसे सेव कीजिए, अपना फॉलो अप कीजिए, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोऑपरेट कीजिए। जब आप ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली करते हैं तो आपकी कंप्लेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी आपका केस हैंडल करना आसान लगता है। अब कंप्लेंट दर्ज हो गई आपकी और आपसे आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने राब्ता कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्या होगा। आपकी कंप्लेंट रिसीव होने के बाद उसको केस फाइल बनाकर रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ ऑथोराइज्ड FIA NCCIA ऑफिसर्स को ये इन्वेस्टिगेशन का हक होता है पेका एक्ट 2016 के मुताबिक। जो एविडेंस आपने दिया होता है उसको फॉरेंसिक फॉर्मेट के अंदर सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। ऑफिसर्स वेरीफाई करते हैं कि क्या डाटा ओरिजिनल है या टेम्पर्ड। अगर जरूरी हो तो कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को दोबारा बुलाकर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में कोर्ट में यूज किया जा सके। जो डिजिटल फॉरेंसिक एंड डाटा रिकवरी है, ये इसका एक बहुत टेक्निकल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। FIA की फॉरेंसिक लैब्स में आपका मोबाइल, आपका डाटा, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या हार्ड ड्राइव एनालाइज की जाती है। जो डिलीटेड मैसेजेस होते हैं, इमेजेस हो या फाइल्स हो, तो इनको फोरेंसिक टूल से रिकवर किया जाता है। टेलीकॉम कंपनी से कॉल डाटा रिकॉर्ड्स यानी CDRs और ISPs और IP लॉग्स मंगवाए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेका सेक्शन 32 के तहत टेलीकॉम कंपनी में कम से कम 1 साल का आपका डाटा सेव करना होता है और कोर्ट के ऑर्डर पर वो FIA को दे देते हैं। मतलब अगर आपका सबूत डिलीट हो भी गया या आपसे मिस हो भी गया है तो FIA इसको निकलवा सकती है। और ये आती है सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। इन्वेस्टिगेशन टीम IP एड्रेसेस, फोन नंबर्स एंड बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करती है। अगर फ्रॉड फाइनेंशियल है तो बैंक से ट्रांजैक्शन ट्रेल्स निकलवाई जाती है। सोशल मीडिया हैरेसमेंट केसेस में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से ऑफिशियल डाटा रिक्वेस्ट्स भेजी जाती है। ये रिक्वेस्ट MLAT, म्यूचुअल लीगल
असिस्टेंस ट्रीटीज के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर होती है। सस्पेक्ट ट्रेस हो जाता है तो उसे समन नोटिस भेजा जाता है, यानी उसे बुलाया जाता है। अगर सस्पेक्ट कोऑपरेट ना करे, वो ना आए, तो उसका अरेस्ट वारंट जारी होता है। फिर उसे गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं, डिवाइसेस सीज करते हैं और फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं। अब इस चीज को फिर से समझ लीजिए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद उनका रोल खत्म हो गया। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कंप्लेनेंट को बार बार बुलाया जा सकता है उसका स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए। अगर हैरेसमेंट केस है तो कंप्लेनेंट की अपनी टेस्टिमनी सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। अब जब कोर्ट की स्टेज आती है तो कंप्लेनेंट को विटनेस बॉक्स भी आना पड़ जाता है। एक्सपर्ट एडवाइस है कि इस प्रोसीजर के दौरान कंप्लेनेंट का एक्टिव रहना और एफआईए के साथ कोऑपरेट करना केस का सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। सिंपल केसेस जैसे ये ओटीपी फ्रॉड है, ये 2 बार में रिकवर हो जाते हैं और हमने करवाए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स केसेस जैसे इंटरनेशनल फ्रॉड है, क्रिप्टो केसेस है, इन पे बाजू का मंथ्स और ईयर्स भी लग जाते हैं। सिस्टम स्लो है, लेकिन फॉलो अप करने वाले और प्रेशर बिल्ड करने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके केसेस जल्दी हल हो जाते हैं। अच्छा, जो सबसे कॉमन सवाल मुझे लोगों ने पूछा है कि अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है, वो डिलीट हो गया या आपने सेव नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपकी कंप्लेंट दर्ज हो सकती है? जी बिल्कुल, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो सकती है और आपका एविडेंस रिकवर हो सकता है। वो जो डिलीट हो गया या आपने सेव नहीं किया, वो मिल सकता है। इसको मैं ऊपर भी डिस्कस कराया हूं और अब इसको मैं जरा तफसील से डिस्कस कर देता हूं। मतलब अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप इस बुनियाद पर चुप करके नहीं बैठ सकते, आपको फिर भी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, एफआईए है, इसके पास ऐसे टूल्स एंड ऐसी पावर्स हैं जो आम आदमी के पास नहीं है। तो सबसे पहले टेलीकॉम एंड आईएसपी डाटा प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, जो पेका सेक्शन 32 है। इसके मुताबिक जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इन और आईएसपीज को कम से कम अपने यूजर्स का 1 साल का डाटा प्रिजर्व करना होता है। मतलब कॉल रिकॉर्ड्स, एसएमएस लॉग्स, आईपी एड्रेसेस, ये अगर आपके पास नहीं है तो ये कंपनीज के सर्वर्स पर स्टोर्ड है। मतलब अगर आप नहीं सेव कर पाए या आपको इल्म नहीं था, आप इतनी टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, तो एफआईए कोर्ट ऑर्डर पर ये रिट्रीव करवा लेगी। सोशल मीडिया एंड टेक कंपनीज जो है, इनके साथ एफआईए का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल और दीगर जितनी भी कंपनीज है, ये लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट को एंटरटेन करती है। इवन अगर आपके एंड से या दूसरे एंड से चैट डिलीट कर दी गई है, तो व्हाट्सएप सर्वर मेटा डेटा से ये कंफर्म कर सकता है कि क्या मैसेज भेजा गया था और किस वक्त भेजा गया था। इंस्टाग्राम और फेसबुक से डिलीटेड पोस्ट्स एंड मैसेजेस रिट्रीव किए जा सकते हैं और एफआईए करवा सकती है। मतलब अगर एक ब्लैकमेलर ने आपकी पिक्चर या किसी लड़की की पिक्चर पोस्ट करके साथ ही डिलीट कर दी या किसी को मैसेज करके साथ ही डिलीट कर दी, तो वो डिलीट आपसे नीचे होगी है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जैसे एफआईए है, एनसीसीआई है, ये अपॉन रिक्वेस्ट वो रिट्रीव करवा सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड सर्वर्स पर मौजूद होता है। अब जो एफआईए की फॉरेंसिक लैब्स है, ये मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में और लैपटॉप पे डिलीटेड डाटा जो है उसको रिकवर करने की अहलियत रखती है। मतलब अगर एक शख्स ने फोन ही रीसेट कर दिया, फिर भी फॉरेंसिक टूल से वो डाटा वापस रिट्रीव किया जा सकता है। मतलब आपसे ही क्या डिलीट हो जाती है या आप फोन को रीसेट कर देते हैं, फिर भी चांसेस है कि वो डाटा मिल जाएगा। फिर इसमें एक बहुत अहम चीज आती है, विटनेस बेस्ड एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं बचा, इनडायरेक्ट एविडेंस चल सकता है। अब वो क्या चीज है जी? मिसाल के तौर पर आपको एक ब्लैकमेलिंग का मैसेज आया, वो आपने नहीं, आपके किसी दोस्त से सेव कर लिया, अब वो भी सबूत बन सकता है। आपका दोस्त खुद सबूत बन सकता है। बैंक रिकॉर्ड्स है या इजी पैसा, जैज कैश या अदर वॉलेट्स की जो ट्रांजैक्शन और रिसिप्ट्स है, ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर यूज होती है।
अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी साढ़े को सबूत कोई नहीं, तो सानू रिपोर्ट करने का की फायदा। और भाई इवन पार्शियल एविडेंस, जुजवी सबूत जो होता है वो भी केस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। मेरे पास मिसालें हैं जो केस सक्सेस हुए। मतलब ये चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूं। सिर्फ टाइम, डेट एंड सस्पेक्ट का यूजर नेम लिख देना, चाहे वो फेक ही था, सफिशिएंट। इसी से एफआईए अपनी ट्रेसिंग शुरू कर लेती है। तो दोस्तों, एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि केस खत्म, जस्टिस डिनाइड, ये खत्म नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती है जब आप ये कह देते हैं कि साढ़े को कुछ नहीं, अभी की केस की बात करता, केस फाइल कीजिए, ये आपका हक नहीं, आपका फर्ज है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि लीगल जस्टिस सिस्टम को अवेल करना एक शहरी का हक नहीं, उसका फर्ज भी है। और हमको अपने ये फराइज अदा करने पड़ेंगे, तभी इदारे भी काम करेंगे और तभी ये लोग पकड़े भी जाएंगे और तभी प्रेशर बिल्ड होगा। अब एंड पे मैं आपको कुछ प्रोफेशनल टिप्स देने लगा हूं। सबसे पहले ये है कि यार अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और जो इस तरह का कोई भी काम आपके साथ हो जाए, स्क्रीनशॉट्स और एविडेंस को हमेशा, मैसेजेस को हमेशा प्रिजर्व करें, सेव करें। कोई भी सस्पिशियस मैसेज आपको आता है, फौरन उसका स्क्रीनशॉट लें। जो आपकी बैंक और अदर ये वॉलेट्स होती है, इनकी जो ट्रांजैक्शंस के एसएमएस आते हैं, इनको हमेशा सेव रखें। ये जो आपको लिंक्स आते हैं कि फलां मॉल ने जनाब 200 रुपए का बैग लगा दिया, मैंने खुद देखे 200 रुपए का इतना बड़ा बैग, यार अकल काम, कुछ 200 रुपए का भी बैग आपको दे सकता है। एक लिंक पर क्लिक करने पे आपको कोई आईफोन दे देगा। एक लिंक पे क्लिक करने पे कोई आपको लाहौर में 5 बंदे का प्लॉट नहीं देगा। अकल बहुत जरूरी चीज है। सोचे कि ये क्या हो रहा है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आपके दोस्तों के व्हाट्सएप को हैक करके आपको मैसेजेस कर दिए जाते। आप सोचते भी नहीं यार ये मेरा एक दोस्त है, यानी जिशान चीमा का एडवोकेट का अगर व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो मेरे अगर व्हाट्सएप से वो किसी को कोई लिंक भेज देता है, मेरे किसी क्लाइंट को, तो वो तो नहीं सोचेगा कि जिशान चीमा ने कोई फ्रॉड में जो मैसेज भेज दिया, वो तो बेचारा क्लिक करेगा। सो कभी भी क्लिक मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है इनको टाइट करें। ये पिछले दिनों वो टिकटॉकर अलीना आमिर की वो वल्गर वीडियो फोटोज बना दी, उसके पूरे कपड़े वाली फोटो थी, उसको वो जैसे काट के वो बना दिया। तो खैर वो तो बड़ा नाम है, टिकटॉकर है, लेकिन आप अपनी फैमिली की जो प्राइवेट फोटोज हैं, खुसूसन जो लड़की है, इनको टाइट रखें अपनी फोटोज को। ये ज्यादा लोगों तक पब्लिक ना करें। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। ये जो फेसबुक पर फ्रेंड्स होते हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। दिस इज अ बिटर रियलिटी, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। और सबसे जरूरी बात, जब मशवरा लेना है तो कोई जिशान चीमा एडवोकेट जैसे किसी एक्सपर्ट से ले, जिसका ये काम है, जिसको इस काम का पता है, जिसने बीका एक्ट को भी पढ़ा है, जिसने केसेस को डील किया है, जिसने केसेस को पढ़ा है, जिसको एफआईए की पावर्स का भी पता है, जिसको ये भी पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। किसी एक्सपर्ट से मशवरा, किसी टॉम डिक एंड हैरी को ना फोन कर दे, वो आपको आगे से नई गाइड कर दे। और हैरेसमेंट को कभी लाइट मत लीजिए, इसको कभी इग्नोर मत कीजिए। कोई बात नहीं, हैरेसमेंट इज अ क्राइम एंड स्पीक अप। और अवेयरनेस जो है उसको स्प्रेड करें। जैसे ये मेरी वीडियो है, उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे नहीं पता मुझे कितने इस पे व्यूज आने हैं, क्या लाइक्स आने हैं, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन का ये हक अदा करना चाहा है कि मैं आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, क्योंकि आप तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है आपको नहीं पता होता। लेकिन जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जिशान चीमा एडवोकेट की आज की वो वीडियो देख ली, वो जानता है कि उसे क्या करना है। चाहे वो किसी को भी वकील करे, पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो भी कंप्लेंट दर्ज करे, लेकिन कम से कम वो ये जानता होगा कि उसे क्या करना है, और उसे वकील करने में भी आसानी पैदा होगी जिसने मेरी आज की ये वीडियो देख ली।